नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी में। दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ MPPSC मेंस के सिलेबस पर। MPPSC मेंस के पेपर नंबर 2 के सेक्शन बी के यूनिट 2 पर हमारी आज की डिस्कशन रहेगी। समाजशास्त्र ये विषय है और इसका जो यूनिट नंबर 1 है वो हम लोग पहले से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हम यहाँ सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस में आपको यूनिट नंबर 1 जो इकाई 1 रही है उसमें समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणाओं को हम देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने भारतीय समाज की जो संकल्पना है, जिसमें कुटुंब, परिवार, नातेदारी, वंश, गोत्र, परंपरा को हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने समुदाय, संस्था, संघ, संस्कृति, मानदंड और मूल्य के टॉपिक को डिस्कस किया था। उसके बाद सामाजिक समरसता के तत्वों पर डिस्कशन किया था, सभ्यता एवं संस्कृति की अवधारणा को देखा था। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को भी मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमने कुछ सामाजिक संस्थाओं पर भी प्रकाश डाला था, जिसमें हम लोगों ने परिवार, शिक्षा, धर्म, वर्ण, ऋण, यज्ञ, संस्कार पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। फिर हम लोगों ने अनुष्ठानों पर बात की, इसमें हम लोगों ने इसके विभिन्न संदर्भ देखे। भारत में जाति व्यवस्था पर डिटेल में डिस्कशन किया था मैंने। आश्रम व्यवस्था हो, पुरुषार्थ हो, समाज और विवाह पर धर्म और संप्रदायों का क्या प्रभाव रहता है, ये सभी की सभी चीजें मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूं पिछले यूनिट में। हालांकि पिछले 3 महीने से लेक्चर नहीं किया था, फाइनली अब वापस से ऐसी फुर्सत हुई है कि हम फिर से लेक्चर कर रहे हैं। अब जब लेक्चर शुरू किया है तो फिर से एक यूनिट तो खत्म कर लेंगे लगातार डिस्कशन करके। इस बीच में आप लगातार लेक्चर सीरीज से बने रहे, लेक्चर्स को देख भी रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी मानी जाती है कि भले मैं नहीं आया हूँ यूट्यूब पे या लाइव किसी भी माध्यम से आप लोगों के सामने, परंतु आप लगातार लेक्चर्स को देख रहे थे, ये बहुत अच्छी बात रही। फाइनली आज से जब शुरू हुआ है तो यूनिट 2 में डिस्कशन करेंगे, इसका सिलेबस देखें। यूनिट 2 में हम लोग भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियों पर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियां, जिसमें हम लोग भारतीय समाज की संकल्पना, भारत के लोग, विविधता में एकता पर चर्चा करेंगे। भारत की सांस्कृतिक विविधता पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक और जनजातीय विविधता पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही जो नया इसमें सेक्शन हमें देखने को मिल रहा है नए सिलेबस में, अपराध का बदलता परिदृश्य, नशीली दवाओं की लत, आत्महत्या, साइबर अपराध, ये तीनों टॉपिक बहुत रिलेवेंट टॉपिक्स हैं जो इस बार आपको अलग से दिखाई पड़ रहे हैं। नशीली दवाओं की लत की बात करें तो जैसा कि नया साल आज 1 तारीख को सब लोग मना रहे हैं, नए साल पर आप लोग देखिए कि कई सारे आपको ऐसे जगहों पर चीजें देखने को मिल रही है कि पुलिस ने ड्रग्स हो, गांजा हो, अफीम पकड़ा है। हमारे देश में पंजाब जैसा अगर माहौल देखें तो युवा, खासकर लड़के हो या लड़कियां हो, नशे की लत में है। तो ये जो समस्या है इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर आत्महत्या, साइबर अपराध, ये करंट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। साइबर अपराध को लेकर तो आप जब किसी को फोन करते हैं तो अभी जो डायलर टोन बजती है वो ट्रिन ट्रिन रिंग जाने की आवाज आपको नहीं आती है। अभी आपको एक मैसेज देखने को मिलता है भारत सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं साइबर अपराध का एक हिस्सा है। आपको अवेयर कर रही है सरकार कि आप अपने आप को बचा कर रखें। डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर महिलाओं के प्रति अपराध और घरेलू हिंसा पर बात करेंगे। घरेलू हिंसा अधिनियम जो बनाएगा उसके प्रावधानों को भी देखेंगे। महिलाओं के प्रति किस प्रकार के अपराध हमें देखने को मिलते हैं, सब पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके उपाय को भी देखेंगे। फिर हम लोग वर्तमान की बहस देखेंगे कि परंपरा और आधुनिकता, कि भारत में परंपरा और आधुनिकता की जो बहस है उसमें क्या बेहतर है। परंपरा को समझेंगे और आधुनिकता क्या होती है, जिसको पश्चिमीकरण की अवधारणा के साथ जोड़कर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर राष्ट्र निर्माण की समस्या, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और राष्ट्र निर्माण जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसको हम लोग देखेंगे। ये आपका सिलेबस है यूनिट 2 का, जो लगातार मैं डिस्कशन करूंगा। आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, लगातार लेक्चर सीरीज को देखते रहना जैसे आप अभी तक देखते आ रहे हो। कुछ टॉपिक्स जैसे धर्मनिरपेक्षता की हम बात करें, ये लगातार चर्चा का विषय। एक छोटा सा वीडियो मैंने बहुत पहले डाला था धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में अंतर को समझाने के लिए, बहुत सारे लोगों ने उसको सराहा है। तो ऐसा ही हम लोग एक डिटेल डिस्कशन करेंगे इस पर भी। बहरहाल शुरू करेंगे आज के इस लेक्चर को
शुरू करने से पहले वही मेरी आप लोगों से अपील है कि अगर YouTube चैनल से आप मेरे नए जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। दूसरी बात है कि पीएससी की प्री आने वाली है बहुत जल्द, तो प्रीलिम्स के लिए भी अलग से लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे और प्रीलिम्स की जो लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे वो हम लोग क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। 10 यूनिट आते हैं आपके प्रीलिम्स में, तो 10 के 10 यूनिट के पिछली बार मैंने डिटेल डिस्कशन किया था टॉपिक्स, इस बार उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो जल्दी आप लोगों के सामने यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करेंगे आज का इस लेक्चर में। पहला टॉपिक भारतीय समाज की संकल्पना और भारत के लोग विविधता में एकता, एक एक करके समझेंगे। लेकिन अगर हम यहां देखें कि भारतीय समाज की संकल्पना, तो अगर हम दुनिया की विभिन्न सभ्यताओं को देखें, भले वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, मिस्र की हो या फिर चाइना की हो, सभी सभ्यताओं में भारतीय सभ्यता जो रही है वो कहीं ना कहीं हम लोग देखें किसी से भी कमतर नहीं रही है। श्रेष्ठ सभ्यताओं में भारत की सभ्यता गिनी जाती है, अक्षुण है, निरंतर चलने वाली सभ्यता है। समस्त सभ्यताओं को अगर देखें उनमें जो विशेषताएं नहीं है वो हमें भारतीय सभ्यता में देखने को मिलती हैं। और अगर आप भारतीय सभ्यता के बारे में दोस्तों डिटेल में समझना चाहते हैं तो भारतीय सभ्यता या भारतीय समाज की संकल्पना को समझने के लिए आप भारत के लोग की अवधारणा को समझिए। यदि आप भारतीय संविधान के प्रस्ताव पर जाएंगे, प्रस्तावना पे, तो वहां पर लिखा है हम भारत के लोग। तो यहाँ पर भारत के लोगों के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि ये भारत के लोग से क्या आशय है, क्योंकि जब आप भारत के लोगों की व्यवस्था को समझ लेंगे ना तो आप भारतीय समाज की संरचना को, उस परंपरा को समझ लेंगे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले किसको समझिए, भारत के लोग से क्या आशय है। तो यहाँ पर सीधा इसका आशय क्या है कि भारत में जो सामाजिक संगठन है, भारत में सामाजिक संगठन के अलावा सामाजिक संबंध है, इसके अलावा सांस्कृतिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता के अलावा समाज में भूमिका लोगों की क्या है। इन सभी चीजों को जब आप एक साथ मिलाकर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि भारत के लोग क्या है। भारत के लोगों का जो सामाजिक संगठन है उसको देखना होगा, लोगों के बीच के संबंधों को देखना होगा, लोगों में जो सांस्कृतिक विविधता है उसको जब हम समझते हैं उसके बाद फिर हम समाज में लोगों की भूमिका को जब समझते हैं तो फिर हमें समझ में आएगा कि भारत के लोग से क्या आशय होता है। क्लियर है? यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि भारत के नागरिक जो होंगे वो भारत के लोग होंगे। अब यहाँ पर ये भी देखिए कि नागरिक कौन होता है। नागरिक किसी भी देश का, किसी भी देश का निवासी है, किसी भी देश का निवासी है, वहां का नागरिक होगा। कब? जब वहां के संविधान में जो शर्तें हैं उन शर्तों को वो पूरा करेगा। भाई शर्तों को जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तब तक आप कैसे नागरिक बन जाएंगे। तो संविधान में जो भी शर्तें हैं जब आप उसको पूरा करते हैं, किसी देश में आप निवास कर रहे हैं, आप वहां के नागरिक होते हैं। अब कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो पहले से किसी देश का नागरिक होगा और कोई ऐसा होता है जो नया नया नागरिक बनता है। तो यहाँ पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि भारत की नागरिकता कैसे आपको मिलने वाली है। भारत की नागरिकता जब आप लेते हैं तो आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि भारतीय संविधान के भाग 2 आर्टिकल नंबर 5 से 11 के बीच में नागरिकता के सारे प्रावधान हैं। कौन भारत का नागरिक हो सकता है, कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता है, समस्त चीजें आपको यहां देखने को मिलेगी। और यही आर्टिकल नंबर 11 को जब आप देखेंगे तो यहां क्लियर कहा गया है कि भाग 2 के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान करेंगे, कानून बनाएंगे, तो उसकी शक्ति जो होगी वो किसके पास होगी? संसद के पास होगी। भारत की संसद इसको लेकर प्रावधान करती है। संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया था। इसमें समय समय पर संशोधन भी किए, लगभग 8 बार इसमें संशोधन में देखने को मिलता है, जिसमें 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लेकर आए थे, जिसको आप CAB आप कहते हैं, जिसके माध्यम से 6 समुदायों को जो कि गैर मुस्लिम है, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भारत आए हैं 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले, उन्हें भारत की नागरिकता देने की बात की गई थी। CANRC का गंभीर विवाद देखने को मिला था, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट देखने को मिला था, कोई भूला नहीं होगा। तो ये एक इसका लेटेस्ट संशोधन हम लोगों को देखने को मिलता है। डिटेल में इसको हम लोग संविधान की क्लास में समझेंगे हालांकि,
लेकिन ये नागरिकता अधिनियम 1955 में जब जवाहरलाल नेहरू भारत में प्रधानमंत्री थे उस समय बनाया गया था। इस संशोधन, इस एक्ट को हम जब देखते हैं तो इस एक्ट के माध्यम से यह निर्धारित किया गया कि किस आधार पर भारत की नागरिकता आप ले सकते हैं और कैसे जाएगी। यहां हम लोग नागरिकता कैसे मिलेगी उसकी जब बात करते हैं तो कहा गया कि नागरिकता की प्राप्ति के अलग अलग आधार है। नागरिकता की प्राप्ति के अलग अलग आधार हैं और इसमें पहला आधार होता है जन्म से। जन्म से किसी को भारत की नागरिकता मिल सकती है। दूसरा बोलते हैं कि वंश परंपरा के आधार पर किसी को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तीसरा हम बोल सकते हैं कि देशीयकरण के आधार पर भी आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा हम कहते हैं कि अगर कोई चाहे तो पंजीकरण करके भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नागरिकता के संदर्भ में जो भी नियम होते हैं वो सब केंद्र सरकार के पास होते हैं। गृह मंत्रालय जो होता है, जैसे अमित शाह जी अभी हैं भारत में वर्तमान में गृह मंत्री, तो इनका डिपार्टमेंट है, नागरिकता के संदर्भ में सारा काम यही करेंगे। तो यहाँ आप पंजीकरण के माध्यम से एप्लीकेशन फिल करिए और नागरिकता ले सकते हैं। इसके अलावा आप अर्जित भूभाग के आधार पर भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि किसी भाग को जो दूसरे देश का है उसको अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो वहां के नागरिक भी भारत के नागरिक होंगे, ऐसा जनरली माना जाता है। तो ये अलग अलग 5 आधार हम लोगों ने देखे जिसके आधार पर आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। संविधान के इन प्रावधानों को पूरा करिए, भारत की नागरिकता लीजिए और फिर आप भारत के नागरिक होंगे, आप भारत के लोग होंगे जो विभिन्न चीजों को लेकर हम देखें भूमिका अदा करेगा समाज में। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने समझ लिया कि भारत के लोग से क्या आशय है। आपके सिलेबस में सीधा सीधा लिखा है, इसलिए मैंने इसको डिस्कशन किया है। नागरिकता से इसको जोड़कर देखा है कि भारत की नागरिकता आपको कैसे मिल सकती है। नेक्स्ट यहां देखें तो भारत के रहने वाले लोग के प्रकार जो हम लोगों को यहां देखना है। जब हम भारत में रहने वाले लोगों के प्रकार की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां सीधे सीधे आप 2 भागों में इनको बांटिए। पहले तो हम देखें तो आर्यन लोगों को देखा जाता है और दूसरा हम यहां देखते हैं द्रविड़। आर्य और द्रविड़ जनरली हम लोगों को भारत में प्रजातियां देखने को मिलेगी। यहां पर आर्य की अगर हम बात करें तो ये उत्तर भारतीय होते हैं। उत्तर भारतीय जो लोग हैं उनको हम आर्य कहते हैं। दक्षिण भारतीय जो लोग होते हैं उनके लिए द्रविड़ कहीं ना कहीं शब्द यूज किया जाता है। तो आर्य और द्रविड़ का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। ये आर्य और द्रविड़ का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये जो बाहर से लोग आए उनसे इनको अलग दिखाने के लिए ये शब्द जनरली प्रयोग किया गया ताकि मिक्सअप ना हो, अलग अलग दिखाया जा सके। इसके अलावा भारत में अगर हम उत्तर पूर्व देखें तो उत्तर पूर्व में आपको मंगोलाइड लोग भी देखने को मिलते हैं। मंगोलाइड लोग चाइनीज जैसे दिखने वाले जो लोग होते हैं, ये हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं। शारीरिक बनावट वहां की जलवायु के हिसाब से उनकी है, तो जनरली ऐसा होता है कि वो पूरे अलग हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। तो भारत में रहने वाले लोगों को मोटे तौर पर आप 3 प्रकार से यहां देखिए, एक द्रविडियन दक्षिण भारत के, एक आर्यन उत्तर भारत के, और एक आप कह सकते हैं मंगोलाइड नॉर्थ ईस्ट में आपको जो देखने को मिलेंगे वही लोग। ठीक है, ये भारत में लोगों के हम लोगों ने प्रकार देख लिए। इसके बाद जब हम देखेंगे तो भारतीय समाज के विभिन्न पहलू हमें देखने को मिलेंगे। जब हम भारतीय समाज का अध्ययन करते हैं तो हमें भारतीय समाज के अलग अलग पहलू देखने को मिलते हैं। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारतीय समाज के पहलू पर प्रकाश डालिए, तो ये आपको बताना होगा। भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को जब दोस्तों देखेंगे, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जातिवाद। राजनीतिक व्यवस्था में आप इस मुद्दे को और ज्यादा उठते देखते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में इस मुद्दे को आप और ज्यादा उठते हुए देखते हैं। किसको? जातिवाद को। जातिवाद हमारे देश में बहुत चलता है। भारत में हमें जातिगत व्यवस्था देखने को मिलती है। पूरा का पूरा समाज जो है वो विभिन्न जातियों में बटा हुआ है। कुछ जातियों को ऊंची जाति माना जाता है, कुछ जातियों को नीची जाति माना जाता है। लेकिन ये ऊंच नीच की जो जातिगत भावना है वो हमारे देश में बहुत ज्यादा चलती है। समाज में इसका बहुत महत्व हमें देखने को मिलता है, मतलब बहुत गहरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आजकल ये जातिवाद जो है वो लोगों के भीतर कम देखने को मिल रहा है। जब आप एक बस में ट्रेवल करते हैं, जब आप एक ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, जब आप किसी सार्वजनिक व्यवस्था में जाते हैं, किसी रैली में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो आप किसी की जाति
नहीं पूछते, लेकिन जब आपसे वोट मांगा जाता है तो आपकी जाति जरूर पूछी जाती है और उस जाति के आधार पर कैंडिडेट तय किए जाते हैं, आपकी गणना की जाती है और इस आधार पर राजनीति जो है वो होती है। तो वर्तमान में भारतीय समाज के पहलू को अगर देखें तो जातिवाद बहुत ज्यादा है। पुराने समय से आज तक हमें जातिवाद भारत में देखने को मिलता है। इसके बाद परिवार की महत्वपूर्णता हमें देखने को मिलती है। देखिए गृहस्थ आश्रम, आश्रम व्यवस्था जब मैंने पढ़ाई थी तो वहां मैंने इस पर डिटेल में चर्चा की थी। गृहस्थ आश्रम में जब आप प्रवेश करते हैं तो आप दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं, परिवार का भरण पोषण करना शुरू करते हैं। आपको गृहस्थ आश्रम में पैसा कमाने, गृहस्थ आश्रम में आपको काम संबंधी पुरुषार्थ जो आपका होता है उसको पूरा करने की अनुमति दी जाती है। 50 वर्ष की अवस्था तक आप इस पूरी व्यवस्था को जीते हैं और जब आप परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, आपका एक परिवार बना लेते हैं, तो आपका ये दायित्व हो जाता है कि उस परिवार का पालन करें, आप उस परिवार का पोषण करें। और हमारे देश में परिवार को बहुत महत्व दिया जाता है, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं माना जाता है। परिवार के पालन पोषण पर आदमी अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। परिवार की खुशी को पहले माना जाता है हमारे देश में, हमारे समाज की विशेषता है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक समाज में ऐसा होगा, हर तरफ आप जाइए तो आपको परिवार का महत्व देखने को मिलेगा। अच्छा, फिल्में भी आप देखते होंगे तो उसमें बड़ा इसमें आपको दिखेगा कि परिवार को कैसे महत्व दिया जाता है। हीरो की बहन को किडनैप कर लिया, हीरो पहुंच जाता है। हीरो की माँ को किडनैप कर लिया, हीरो पहुंच जाता है। तुरंत फोन लगा देते हैं ना कि अगर अपनी माँ की सलामती चाहते तो काली पहाड़ी के पीछे आ जाना। तो ये जो चीज होती है ना, ये किस लिए है? क्योंकि परिवार, आप परिवार को महत्व देते, बच्चे के लालन पालन में आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते। एक जो पुरुष होता है, महिला होती है, वो दिन रात नहीं देखते, लेकिन अपने परिवार का, अपने परिवार के सदस्यों का पोषण करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। तो परिवार का महत्व हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है। समाज में अनुशासन, देखिए अनुशासन के बिना कोई चीज नहीं चल सकती, डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे भारतीय समाज में अनुशासन हमें देखने को मिलता है। ये अनुशासन भले जाति आधारित होता है, यह अनुशासन किस पर आधारित होता है? जाति पर। जाति के हिसाब से यहाँ पर आपको अनुशासन की व्यवस्था देखने को मिलती है। एक ही जाति में आप विवाह करेंगे, दूसरी जाति में विवाह नहीं कर पाएंगे। विवाह की अपनी अपनी रस्में होती है, नियम होते हैं, उनको पालन करना पड़ता है। अगर पालन नहीं करेंगे, जो अनुशासन को तोड़ेगा उसको सजा भी दी जाएगी। तो वो सारा सिस्टम हमें है। अगर कोई व्यक्ति दूसरी जाति में, उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति में विवाह करता है, अपनी जाति के बाहर विवाह करता है, तो जाति के द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार उसे दंड भी दिया जाता है। इसका मतलब अनुशासन में रहना पड़ेगा। ये भारतीय जाति व्यवस्था में एक इंपॉर्टेंट पहलू है। अनुशासन में रहना सिखाती है जाति व्यवस्था। और दंड के प्रावधान के कारण आपको बाध्य किया जाता है कि आप अनुशासन को नहीं तोड़ सकते। तो यहां पर आप बिल्कुल कहिए कि अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सामाजिक पहलू में। इसके बाद हम देखें तो आता है व्यक्तिगत संबंधों का महत्व। व्यक्तिगत संबंधों का महत्व है, 1 to 1 आप लोगों को जानेंगे, उसको इंपॉर्टेंस देंगे। आप भीड़ में जाइए, आप हजारों लाखों लोगों को देखेंगे, लेकिन आपका उनसे कोई संबंध नहीं है तो आप उनको ज्यादा महत्व नहीं देंगे। लेकिन आप हजारों की भीड़ में किसी अपने व्यक्ति को देख लेंगे जिसको आप जानते हैं, तो आप सीधे उसके पास जाएंगे, तुरंत उससे बात करने लगेंगे। आपको बोरियत नहीं होगी, आपको अजनबी नहीं लगेगा, आपको अलग अलग फील नहीं होगा। ये सब चीजें कब? क्योंकि आपके व्यक्तिगत संबंधों को आप महत्व देते हैं। आपके आसपास हजारों लोग हैं, लेकिन महत्व आप किसको दे रहे हैं? जिसको आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि इसका नाम क्या है, ये कहाँ रहता है, इसके पापा कौन है, इसकी मम्मी कौन है, 1 to 1 चीज जानते हैं। तो व्यक्तिगत संबंधों को आप क्या करते हैं? इसमें महत्व देते हैं। गांव और शहरी समाज में अंतर। देखिए भारतीय सामाजिक व्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप किसी व्यक्ति को देखेंगे तो आप उसे देखकर समझ जाएंगे कि ये गांव का है या वो शहर का है। किसी भी व्यक्ति के बात करने का तरीका हो, कपड़े पहनने का तरीका हो, खाने का तरीका हो, विभिन्न चीजों का आप देखिए, उनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित है कि शहरी पृष्ठभूमि से संबंधित है। दोनों की आवश्यकताओं में अंतर देखने को मिलता है, दोनों के जीवन जीने के तरीके में अंतर मिलता है, और ये अंतर को बनाए भी रखते हैं। तो ये भारतीय समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अलावा श्रमिक वर्ग की भूमिका। देखिए किसी भी समाज को बनाने में
श्रमिकों की बहुत इंपॉर्टेंस भूमिका होती है। देखिए, अगर आप मान लीजिए आप किसी उद्योग में बात करते हैं तो आपको समझ में आता है कि श्रमिक चाहिए, बराबर है। अच्छा, उद्योग के अलावा अगर आप कृषि में जाएंगे तो कृषि में भी तो श्रमिक चाहिए ना, ऐसी कोई व्यवस्था है जिसमें श्रमिक नहीं चाहिए? तो बिना श्रमिकों के समाज की व्यवस्था नहीं चलेगी, संगठित व्यवस्था है ये। तो श्रमिक वर्ग की भी यहां हमें एक इंपॉर्टेंट भूमिका देखने को मिलती है। नेक्स्ट है धर्म का उच्च कोटि का महत्व। एक साधारण सा मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, उस एग्जांपल के थ्रू आप समझने की कोशिश करिएगा कि हमारे समय में धर्म का क्या महत्व है। देखिए, अगर किसी रास्ते पे दो लोग जा रहे हैं, एक इधर से और एक इधर से, दोनों एक ही धर्म के हैं, समान धर्म के हैं, दोनों में टक्कर भी हो गई, कुछ कहा सुनी भी हो गई, थोड़ा बहुत हाँ हूं करके आप क्या करेंगे, गुजर जाएंगे। लेकिन यहां पता चला कि एक व्यक्ति दूसरे धर्म का है और एक व्यक्ति दूसरे धर्म का है, तो ये धर्म की इंपॉर्टेंस इतनी हो जाएगी कि दोनों आपस में लड़ेंगे और दोनों के सपोर्टर असंख्य में आ जाएंगे और धीरे धीरे ये एक दंगे का रूप ले लेगा, सांप्रदायिकता आ जाती है। आप किसी व्यक्ति को गाली दे देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने उसके धर्म को गाली दे दी तो फिर मसला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धर्म यहां पर बहुत महत्वपूर्ण, आप व्यक्ति से उसका धर्म अलग नहीं कर सकते, ये याद रखिए। व्यक्ति धर्म के अनुसार चलने का कार्य करता है। हम धर्म के महत्व को अगर इस प्रकार से देखें तो पुराने ऋषि मुनि की व्यवस्था को आप देखिए, पुराने समय में जो ऋषि मुनि रहे हैं हमारे, इन ऋषि मुनियों की व्यवस्था को देखो कि कहा कि भैया तुलसी, नीम, पीपल, बरगद सभी को हमारे धर्म से जोड़ा गया है। माता देवी देवताओं के वास का या देवी देवताओं का रूप बताया गया है। और बताइए, ये सभी के सभी वृक्षों की जो प्रजाति बहुत तायत में आपको देखने को मिलती है, लोग इनकी पूजा करते हैं, विशेष तौर पर इनका संरक्षण करते हैं। क्यों? क्योंकि ये धर्म का मुद्दा। जिन वृक्षों को धर्म से नहीं जोड़ा गया है, जिनका महत्व नहीं बताया गया है, वो लुप्त से होते जा रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि धर्म हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो धर्म की भूमिका जो है हमारे समाज में उच्च कोटि की है, धर्म को आप बहुत महत्व देते हैं। अच्छा, धर्म की भी अलग अलग परिभाषाएं हैं। इसी व्यवस्था में मैं आगे जब धर्म निरपेक्षता के टॉपिक को डिस्कस करूंगा, पंथ निरपेक्षता को टॉपिक को डिस्कस करूंगा, तब यहां पर डिटेल में डिस्कस करूंगा धर्म को। एक बार मैं चर्चा कर चुका हूं यूनिट 1 में, ये यूनिट 2 चल रहा है, तो यूनिट 2 में पुनः धर्म पर चर्चा होगी, है ना। यहां समझ लीजिए कि धर्म जो है वो भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म जो है उसको कर्तव्य से जोड़कर देखा जाता है। किससे जोड़कर देखा जाता है? कर्तव्य से। मतलब जो आपके कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, वही आपका धर्म है ना। कर्तव्य का जो पालन करेगा वो धर्म के मार्ग पर चल रहा है, जो कर्तव्य का पालन नहीं करेगा वो धर्म के मार्ग पर नहीं है। और हमारे समाज में धर्म को उच्च कोटि का महत्व दिया है, मतलब हम ये कह सकते हैं कर्तव्य पूर्ति को महत्व ज्यादा दिया गया है। चर्चा करेंगे बाद में, इसलिए इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है ना। अच्छा, ये इसके बाद एक और चीज देखेंगे, रूढ़िवादिता। भारतीय समाज में रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा है। रूढ़िवादिता मतलब एक प्रकार की पिछड़ेपन, अंधविश्वास को मानने वाली सोच, जो पिछड़ी सोच है उसी को आप रूढ़िवादिता कह सकते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई तो कोई व्यक्ति गुजरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बिल्ली के रास्ता काटना अशुभ मान लिया गया है। आप कहीं जा रहे हैं और आपके पीछे से किसी ने छींक दिया तो आपकी मजाल कि आप आगे चले जाओ, बोले अपशगुन हो गया भाई। आरती कर रहे हैं, हवा का झोंका आया, किसी ने पंखा चालू कर दिया, दीपक बुझ गया, आप बोलेंगे अपशगुन है, भगवान गुस्सा हो गया। तो विभिन्न चीजों के कारण आपके मन में एक शंका, एक अंधविश्वास की भावना होती है। वो भावना जो है वो रूढ़िवादी स्वरूप में होती है, पिछड़ेपन आपके पास होता है ना। तो ये रूढ़िवादी समाज भारतीय समाज का विभिन्न एक पहलू है। विभिन्न पहलुओं में हम अंधविश्वास से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, हम पिछड़ी सोच से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं कि हम अगर घर की स्त्री बाहर जॉब पे जाती है, काम करती है, पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है, मॉडर्न होती है, परिवार को लीड करती है, मुखिया के तौर पर काम करती है, तो हम कहते हैं पुरुष प्रधान समाज है। कैसे कोई स्त्री ऐसा कर सकती है? क्योंकि हम रूढ़िवादी सोच से ग्रसित होते हैं। शादी की उम्र कानूनन भी 18 और 21 साल है,
लेकिन आज भी हमारे समाज में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो नाबालिग बच्चों की शादी करा देता है। ये रूढ़िवादिता का प्रभाव है। और रूढ़िवादिता किसके कारण है? क्योंकि इसकी जड़ में अशिक्षा है। शिक्षा नहीं दोगे तो पिछड़ापन होगा, रूढ़िवादी समाज होगा। हमारे देश में साक्षरता की दर भले ही दोस्तों 73% है लगभग, लेकिन शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम है। और साक्षर में आपको अक्षर का ज्ञान होता है, शिक्षित होने में आपको सही गलत की पहचान होती है। सही गलत की पहचान हमारे देश में बहुत कम लोगों को है। लिखना पढ़ना वो जरूर जानते हैं। जब आपके देश में साक्षरता भले ही ज्यादा हो, लेकिन शिक्षित लोगों की स्थिति जब कम होती है ना, तो समाज तर्क का प्रयोग नहीं करता और वो समाज रूढ़िवादी हो जाता है। तो रूढ़िवादी भारतीय समाज की एक विशेषता है। रूढ़िवादिता के बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पहलू, विशेष बिंदु पर चर्चा करेंगे। ये तो हम लोगों ने देख लिए भारतीय समाज के विभिन्न पहलू। एग्जाम में आप लोगों से पूछेगा कि भैया भारतीय समाज के विभिन्न पहलू बता दीजिए, तो आप भारतीय समाज के विभिन्न पहलू जब बताएंगे तो ये सब डिस्कस कर सकते हैं कि सभी हमारे भारतीय समाज में हैं। विशेष पर बात करेंगे। विशेष में सबसे पहले हम देखेंगे भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें जानना चाहिए। जैसे कि भारत जनसंख्या में सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा है। एक समय तक हम ये कहते थे कि चीन में दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, लेकिन भारतीय जो होते हैं वो किसी चीज में पीछे नहीं रहना चाहते। 2011 की जनगणना में हम 121 करोड़ थे। चाइना के बाद हम लोग आते थे। उस समय ये देखा जाता था कि चाइना की जो पॉपुलेशन होगी वो 130 से 132 करोड़ के आसपास थी। लेकिन 2011 के बाद 2021 कोरोना के बाद भी हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेज रही और आज हम दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में जाने जाते हैं। दुनिया की 17.5% से ज्यादा जनसंख्या आज हमारे देश में निवास है। हालांकि दुनिया का केवल 2.4% क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में आप 7वें नंबर पर आते हैं भाई, लेकिन जनसंख्या में आप पहले नंबर पर आते हैं, ये याद रखिएगा। सेकंड, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई हमारे देश के सबसे बड़े महानगर हैं। तो एग्जाम में अगर पूछे कि देश के सबसे बड़े महानगर कौन से हैं, तो ये याद रखिएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। लगभग 80% हमारे देश में कौन है? हिंदू है। 80% जनसंख्या हमारे देश की हिंदू है। 14% के आसपास हमारे देश में मुस्लिम, 2.3% के आसपास ईसाई, 1.7% के आसपास सिख और 0.7% के आसपास बौद्ध है। और उसके बाद आप जैन और बाकी लोगों को गिनते जाइए। सबसे ज्यादा हिंदू है, लेकिन आजकल देश में जो माहौल है उस माहौल के देखिए, हिंदू खतरे में है। हिंदू की लेकर विभिन्न प्रकार की बातें हमें देखने को मिलती है। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे देखने को मिलते हैं। और इस बार जो महाराष्ट्र का इलेक्शन रहा वो सच में एक अलग बात वाला रहा कि एक हो जाइए, सही नारा रहा। लेकिन मुस्लिम लोग दूसरे नंबर पे 14% के आसपास है। 25 करोड़ के आसपास इनकी आबादी हमारे देश में होगी लगभग। अब सोच लीजिए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन भी हमारे देश में अल्पसंख्यक कहलाती है, जबकि ईसाई तीसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश में। 1.7% सिख हैं। सोचिए क्या स्थिति, 1.5-2 करोड़ 2.5 करोड़ से ज्यादा सिख भाई नहीं हमारे देश में, लेकिन अल्पसंख्यक फिर भी किसको मानते हैं हम? मुसलमानों को। खैर ठीक है। 22 भाषाएं हमारे देश में है। ये 22 भाषाएं, संविधान की बात कर रहा हूं मैं। भारत के संविधान में जब आप देखेंगे तो अनुसूची 8 देखने को मिलेगी। और ये अनुसूची 8 जो है ना, ये मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की बात करती है। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। 8 भाषाएं बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ी गई हैं। क्लियर है? इस पर चर्चा करेंगे आगे। भारतीय शब्द राष्ट्रीयता का प्रतीक है। जब आप कहते हैं ना भारतीय, तो आप राष्ट्रीयता को बताते हैं, है ना। जब गर्व से आपको लगता है कि नहीं मैं भारतीय हूं, तो ये आपकी राष्ट्रीयता को बताता है। ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू देख लिए, बातें देख ली जो इस टॉपिक में हम लोगों को जरूरत थी, आपको जानना था। डेटा होना वो जरूरी है ताकि आंसर अच्छा बन सके। फिर हम देखें कुछ भारत की पृष्ठभूमि के संदर्भ में। जब भारत की पृष्ठभूमि की बात करते हैं, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि भारत दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में से एक है। जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें, चाइना की सभ्यता की बात करें, ये प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। वैसे ही भारत की सभ्यता एक
शहरी सभ्यता के तौर पर आप देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ हमें देखने को मिलता है। पुरानी सभ्यता है, सुदृढ़ सभ्यता है, मजबूत है, जो अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को बनाकर रखे हुए है। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने, संप्रदाय के लोगों ने, धर्म के लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, लेकिन हम उन आक्रमणों के बावजूद अपनी संस्कृति सभ्यता को अक्षुण्ण बनाए रखे हुए। ये भारतीय सभ्यता की विशेषता है। रीति रिवाजों और परंपराओं का संगम रहा है। मैंने अभी कहा कि हमारे देश में अलग अलग रीति रिवाज और परंपराओं को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। हमारे देश में यूनानियों का भी आक्रमण हुआ है, मुस्लिमों का भी आक्रमण हुआ है, जिसमें तुर्की लोग रहे हैं, अरबी लोग रहे हैं, है ना, ईरानी रहे हैं, सबका आक्रमण हुआ। हमारे देश में मंगोल भी आए, लेकिन प्राचीन काल से लेकर अब तक जो आए वो यहाँ की व्यवस्था में कहीं ना कहीं घुल मिल गए। कुछ लोगों ने अपने आप को अलग बनाए रखने की कोशिश की, वो आज भी हमारे देश में अलग ही होते हैं। वरना प्राचीन काल में जो शक, कुषाण, पहलव आए थे, आप उनको भारतीय सभ्यताओं में घुलते मिलते पढ़ते हैं और सुनते हैं। मुस्लिम लोगों ने जब देश में आक्रमण किया, सबसे पहले 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सिंध पे, तो उसके बाद उन्होंने कभी हमें अपना माना ही नहीं। जब से बताइए इस पूरे व्यवस्था को आप अलग ही मानकर चलते हैं। भारतीय लोगों को मार कर, काट कर, औरतों के साथ बलात्कार करके एक अपना सेटअप जरूर बनाया होगा, लेकिन अभी भी अलग ही माने जाते हैं। अपने धर्म को थोप थोप कर इन्होंने अपनी संख्या बढ़ा ली है, 14% संख्या हो गई। लेकिन फिर भी समझना है कि भारत विभिन्न रीति रिवाजों, परंपराओं का संगम रहा है। उपनिवेश से उभरकर अग्रणी अर्थव्यवस्था भारत बना है। देखिए, अगर हम प्राचीन काल से ही बात कर लें, तो प्राचीन काल से अगर हम बात कर लें तो समय समय पर आक्रमण हुए। समय समय पर भारत पर विदेशी आक्रमण हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो विदेशी आक्रमण हमें भारत पर देखने को मिलते हैं, ये कैसे आक्रमण आते हैं, तो हम इनको देखें कि ईरानी लोग आए, यूनानी लोग आए, शक, पहलव, कुषाण, ये लोग हमें देखने को मिलते हैं भारत में। इसके बाद हम जाएं तो हमारे देश में अरबी, अरबी के बाद तुर्की, ये मुस्लिम आक्रमण देखने को मिले। अफगानी बोल सकते हैं आप, अफगानी भी हमारे देश में बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम जाए तो मंगोल भी हमारे देश पे आक्रमण करते हैं। इसके बाद और आगे जाएं तो ब्रिटिश लोग हमारे देश में, अंग्रेज, वो स्पेनिश हो, वो डच हो, वो फ्रांसीसी हो, वो ब्रिटिश हो, ये सब लोग हमारे देश में है। हमारे देश पे अगर हम देखें तो 800 सालों की गुलामी हमें देखने को मिलती है। उधर मुस्लिम शासकों के अधीन हम गुलाम रहे, इधर हम ब्रिटिश शासकों के अधीन हम 200 साल गुलाम रहे। इनने मिलकर हमारे देश को निचोड़ दिया, खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, निचोड़ दिया भारत को पूरी तरीके से। संसाधन भर के ले गए, पैसा भर के ले गए, लोगों को मारा अलग, और तरह तरह की यातनाएं करके हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति सबको बिगाड़ने का पूरा कोशिश किया। उसके बावजूद 1947 में जब हम आजाद होते हैं तो भारत अपने चरित्र के हिसाब से आगे चलता है। लगातार आगे बढ़ते रहने का, श्रेष्ठ रहने का चरित्र जो हमारा रहता है, उसके हिसाब से आगे बढ़ता है। और हम विश्व की आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर है, और 2027 तक आने वाले 2 सालों में विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जिन देशों ने हमारे पर आक्रमण किए, राज किया, वो हमसे दूर दूर तक नजदीक नहीं है। इसका मतलब कि उपनिवेशवाद से उभरकर हम आज दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था में मौजूद हो रहे हैं। चीन और अमेरिका को हम देखें तो इनके बाद हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं दुनिया की। ये एक कहीं ना कहीं भारत की विशेषता है। भारत के विकास में राष्ट्रीयता की भावना का बड़ा योगदान है। जब आपसे पूछे कि राष्ट्रीयता की भावना क्या है, तो आप जब एक देश की भावना से ओतप्रोत होते हैं तो आप केवल एक भूखंड के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप भारत को माता का दर्जा देते हैं और उसके लिए मरने मिटने तक कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये राष्ट्रीयता की भावना होती है। और इस राष्ट्रीयता की भावना में ही हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चलता है। कई सारे वीरों ने अपनी जान दी और अंततः 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली और भारत ने अपनी विकास यात्रा प्रारंभ की। तो हम राष्ट्रीयता की भावना को बहुत ज्यादा मानते हैं, राष्ट्र को पहले हम मानते हैं। बदलते समय के साथ ढलती सभ्यता, देखिए जैसा व्यक्ति हमारे देश में आया, हम
उनकी कुछ चीजों को ग्रहण करते चले गए। हम कहीं ना कहीं लचीलापन लेके हैं, हम एक सहिष्णु व्यवस्था को दर्शाते हैं। असहिष्णुता हमारी व्यवस्था में नहीं रही है, हम ग्रहणशील सभ्यता हैं। जब भी हमें कोई दूसरी सभ्यता आई और हमें उसका कुछ ऐसा लगा, हमने उसको ग्रहण किया, उसको अपनाया है। तो जैसा समय आता चला गया वैसी ढलती हुई सभ्यता हमें देखने को मिली और आज हम एक आधुनिक सभ्यता के तौर पर भी दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर हैं। अंग्रेजों ने जब भारत को गुलाम बनाया तो गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने भारत की किस चीज पर हमला किया? ग्रामीण आत्मनिर्भरता। अंग्रेजों ने देखा कि भारत तो ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, इनको किसी और चीज के लिए किसी पर निर्भर ही नहीं रहना पड़ता, ये आपस में व्यवस्था करके सारी चीजें ले लेते हैं। तो इन्होंने हमारी ग्रामीण आत्मनिर्भरता को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट किया था सबसे पहले, तब जाकर हम उनके गुलाम बने थे। तो आत्मनिर्भरता की बात जब हम करते हैं वो हमारी ताकत है और हम विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर है, जिसमें सबसे बड़ी व्यवस्था है दोस्तों खाद्यान्न। आज हम विश्व के कई देशों को खाद्यान्न निर्यात करते हैं और लगातार सरकार के जो देश में प्रयास हैं, हम विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। देश की निर्यात दर जो है वो बढ़ती जा रही है, आयात दर घट रही है। कोई सोच सकता था क्या कि भारत दूसरे देशों को लड़ाकू विमान एक्सपोर्ट करेगा? नहीं सोच सकता था, लेकिन आज भारत लड़ाकू विमान एक्सपोर्ट करने के साथ साथ दूसरे देशों को बड़े पैमाने पर हथियार भी बेच रहा है। और हम हमेशा हथियार खरीदने वाले देशों के रूप में जाने जाते थे, आज हथियार बेचने वाले देशों के रूप में जाने जा रहे हैं। पहले हम दूसरे देशों से हमारी सैटेलाइट को लॉन्च करवाते थे, आज हम दुनिया में 105 से ज्यादा सैटेलाइट को एक बार में भेजकर, एक साथ भेजकर रिकॉर्ड कायम करने वाले देश बन गए। आज हम मोबाइल प्रोडक्शन में अव्वल होते जा रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सेलफोन, 80 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन वाला देश भारत बन चुका है। आज हर देश भारत में निवेश करना चाहता है, हम आगे हैं। आज जीडीपी की दृष्टि से देखें, सबसे तेज विकास दर वाला देश अगर कोई है तो वो भारत है, हम आगे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत हर चीज में आगे हो रहा है। हम विभिन्न क्षेत्रों में क्या हो रहे हैं? आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और इसी आत्मनिर्भरता का परिणाम है कि भारत ने पिछले ही सालों में हम देखें तो चंद्रयान 3 के माध्यम से जो दुनिया नहीं कर सकी वो कर दिखाया है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कोई देश नहीं पहुंच पाया था, भारत ने सफलतापूर्वक अपना अभियान करके चंद्रमा तक पहुंच भी बना ली है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भारत वो कर रहा है जो दुनिया के देश नहीं कर पाए हैं। वो भारत जिसको आप सांप सपेरों का धूल पसीने का देश कहते थे, वो आज चांद पर पहुंच गया है, विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। जब आपका देश का प्रधानमंत्री किसी समिट में जाता है तो पहले की तस्वीर देखिए, कहीं कोने में खड़ा होता था, तस्वीर में ढूंढना पड़ता था कि कहां है। आज वो सेंटर में होता है। क्यों? क्योंकि भारत की तरक्की है, भारत की आत्मनिर्भरता है, भारत के लोगों का एक परिश्रम है जो हमें दिखाई पड़ रहा है। क्लियर? इसके बाद हम देखें तो हमें विविधता की एकता का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। विविधता की एकता में जब हम बात करते हैं दोस्तों, हमें देखना पड़ेगा कि विविधता क्या है। विविधता मतलब अलग अलग प्रकार की चीजें हमारे देश में देखने को मिलेगी। विविधता की बात करें तो भारत में भाषा की विविधता है, जलवायु की विविधता है, स्थलाकृति की विविधता है, जाति की विविधता है, धर्म की विविधता है। अलग अलग विविधताएं भारत में हैं, उसके बावजूद भारत क्या है? एक है। ये भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, विविधता में एकता। जब हम देखते हैं तो भारतीय समाज व संस्कृति की सबसे अनोखी विविधता यही विविधता है। क्या? विविधता में एकता। दूसरे समाज में जाएंगे, दूसरे देशों में जाएंगे तो वहां पर आपको अलग अलग धर्म देखने को नहीं मिलते, अलग अलग जातियां देखने को नहीं मिलती, अलग अलग भाषाएं देखने को नहीं मिलती। कई देशों में जाएंगे तो वहां की जलवायु भी लगभग एक जैसी होती है, स्थलाकृति भी लगभग एक जैसी होती है। लेकिन भारत में जब आप आते हैं तो भारत में आपको अलग अलग संस्कृति देखने को मिली। कहीं गुजराती संस्कृति, कहीं बंगाली संस्कृति, कहीं कश्मीरी संस्कृति, कहीं तमिल संस्कृति, कहीं केरल की, मलयालम की संस्कृति। भाषाएं भी अलग अलग, गुजराती बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, कश्मीरी बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। इसके अलावा हम देखें जाति अलग अलग, लेकिन उसके बावजूद सभी लोग क्या करते हैं? एक होकर रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय समाज की, भारतीय संस्कृति की सबसे अनोखी अगर विशेषता है
तो विविधता में एकता है, हम अलग अलग होने के बावजूद एक होते हैं। अब इस विविधता में एकता के कारक क्या है? हम अलग अलग होते हुए भी एक है, उसके कुछ कारक हैं, उन पर भी हम लोगों को नजर डालना है। हम उस पे कारक को देखने से पहले हम विविधता की बात कर लें। कौन सी विविधता है भैया? भौगोलिक विविधता है। भौगोलिक विविधता के बाद हमारे यहाँ पर धार्मिक विविधता है। धार्मिक विविधता के बाद हमारे यहाँ पर भाषा संबंधी विविधता है। भाषा संबंधी विविधता के बाद हमारे यहाँ पर राजनीतिक विविधता है। राजनीतिक विविधता के बाद हमारे यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता है। सामाजिक और सांस्कृतिक के बाद हमारे यहाँ पर प्रजातिगत विविधता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर जातीय विविधता है। जातीय विविधता के बाद हमारे यहाँ पर ऐतिहासिक विविधता है। इतने अलग अलग प्रकार की विविधता है। जब भौगोलिक विविधता की बात करेंगे ना, तो भारत के क्षेत्रफल को देखिए, 3287,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। जब आप इस क्षेत्रफल को देखेंगे तो एक तरफ आपको उत्तर का हिमालय पर्वत दिखाई पड़ेगा, ऊंचे ऊंचे पर्वत है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला अगर है तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। युवा वलित पर्वत है दुनिया का हिमालय। तो हमारे यहाँ पर उत्तर में हिमालय है। अच्छा, दक्षिण में आएंगे तो प्रायद्वीप भी है, 3 ओर से समुद्र से घिरा। पश्चिम में अरब सागर का तट, पूरब में बंगाल की खाड़ी का सागरी तट और दक्षिण में हिंद महासागर का। तो आपके पास प्रायद्वीप भी है। पठार है आपका बहुत बड़ा इलाका, दक्कन का पठार लावा से बना है, तो आपके पास काली मिट्टी का भी वृहद क्षेत्र है। आपके पास समुद्र का तटीय मैदान भी है और तटीय मैदान के पास आपके पास पश्चिमी घाट के पर्वत भी हैं। आपके पास द्वीप समूह भी है, मतलब आप द्वीप समूह का भी मजा ले सकते हैं। और आपके पास मध्यवर्ती मैदान भी है जो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इतना ही नहीं, आपके पास मरुस्थल भी है, गर्म मरुस्थल, थार का मरुस्थल, और ठंडा मरुस्थल भी है लद्दाख का। तो आपके पास ये विविधता है भौगोलिक, ये भौगोलिक विविधता। लेकिन उसके बावजूद आप एक राष्ट्र के तौर पर दिखाई पड़ते हैं जिसका नाम होता है भारत, हिंदुस्तान। क्लियर है कि नहीं है? तो ये भौगोलिक विविधता में हम लोग एक देश के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। इस भौगोलिक विविधता को हम जलवायु से भी जोड़ दें। किससे जोड़ दें इसको? हम जलवायु से भी अगर जोड़ दें दोस्तों, तो यहां समझिए कि भारत में जब आप हिमालय तरफ जाएंगे तो आपको ठंडी जलवायु का अनुभव होगा। प्रायद्वीप पर चले जाएंगे तो समुद्री प्रभाव से जो जलवायु होगी उसका हमें अनुभव देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में आ जाएंगे तो आपको एक अलग जलवायु का अनुभव होगा। राजस्थान चले जाएंगे तो शुष्क जलवायु का अनुभव होगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और इस हिसाब से भारत में वन प्रदेश और जीव जंतु की भी विविधता है। एशियाई बब्बर शेर जो होता है वो केवल भारत में मिलता है, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जो है जैव विविधता की दृष्टि से हॉटस्पॉट है। उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में चले जाएंगे, वो भी जैव विविधता की दृष्टि से हॉटस्पॉट है। सदाबहार वनों से लेकर पतझड़ वन तक भारत में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भारत में वनस्पति की विविधता है, जीव जंतु की विविधता भी है, जलवायु भी अलग अलग हमें देखने को मिलती है और भौगोलिक भी व्यवस्था में देखने को मिलती है। वैसे ही भारत में धार्मिक विविधता, भारत में पारसी धर्म से लेकर हिंदू धर्म तक सभी धर्म हमें देखने को मिलता है। एकमात्र देश दुनिया का जो हर धर्म की भूमि कहलाता है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि कई धर्मों का उद्भव की भूमि भी भारत है। जैन धर्म ले लीजिए, बौद्ध धर्म ले लीजिए, इनकी भूमि का उद्भव भी भारत में हुआ है। तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन, बौद्ध धर्म तक अलग अलग धर्मों की भूमि भारत रही। कई धर्म ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति भी भारत से हुई है, जिसमें जैन धर्म आप लेंगे, सिख धर्म आप लेंगे, बौद्ध धर्म आप लेंगे, इनकी उत्पत्ति भी हमें भारत में देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक विविधता है भारत में। इसके बाद भारत में भाषा संबंधी विविधता हमें देखने को मिलती है। भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में हमें 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भारत में 450 से ज्यादा इंपॉर्टेंट भाषाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्र में हमें बोलने को देखने को मिलती है। पल पल पे किलोमीटर के हिसाब से हम जाए तो भारत में भाषा बदल जाती है। भारत में राजनीतिक विविधता देखने को मिलती है। हम अधिकतर देशों को अगर देखें तो वहां पर 1 या 2 पार्टी देखने को मिलती है। भारत में राजनीतिक पार्टियों का भरमार है।
आप देखिए कि राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर क्षेत्रीय पार्टियों तक जाएं, गली गली में आपको छोटे छोटे दल और पार्टी देखने को मिलती है जो राजनीतिक विविधता को बताती है। इसके अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो भारत में विभिन्न संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। गुजराती हो, बंगाली हो, कश्मीरी हो या तमिल संस्कृति हो, सभी संस्कृतियों का संगम हमें भारत में देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत में प्रजातिगत विविधता भी मौजूद है। भारत में जो मानव समूह है वो अलग अलग प्रजाति का हमें देखने को मिलता है, जैसे उत्तर में आर्य, दक्षिण में द्रविड़, उत्तर पूर्व में जाएं तो मंगोलाइड लोग देखने को मिलते हैं। तो ये भारत की प्रजातिगत व्यवस्था है। जातिगत व्यवस्था में अगर हम जाते हैं दोस्तों तो भारत विभिन्न जातियों का एक देश है जिसमें हमें कई सारी जातियां दिखाई पड़ती है। छोटी जातियों से लेकर बड़ी जाति तक, ऊंची जाति से लेकर नीची जाति तक विभिन्न जातियों में भारतीय समाज बटा हुआ है जो जातीय विविधता को दर्शाता है। ऐसे ही हमारे देश में ऐतिहासिक विविधता भी हमें देखने को मिलती है। जब हम भारत के प्राचीन काल के इतिहास को देखते हैं तो वहां हमें एक अलग सिस्टम देखने को मिलता है। हिंदू राजा रजवाड़े हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम मध्यकाल में आते हैं, मुस्लिम संस्कृति और बाकी राजाओं को पढ़ते हैं। आधुनिक काल में आते हैं तो हमारे देश में अंग्रेजों का एक दौर चालू हो जाता है, हम हिस्ट्री में उसको पढ़ते हैं। तो ये ऐतिहासिक विविधता को दर्शाता है। अब यहां मैंने आपको भारत में विविधता के एकता टॉपिक के अंतर्गत भारत में विभिन्न प्रकार की विविधताओं को शॉर्ट में डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जितनी भी विविधताएं हैं ना, इन सभी विविधताओं को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले। भौगोलिक विविधता को और डिटेल में डिस्कस करूंगा, धार्मिक विविधता और भाषा सबको एक एक करके डिटेल में करूंगा डिस्कस। क्यों? ये भी हो सकता है कि एग्जाम में भारत की भौगोलिक विविधता पर प्रकाश डाली जाए या प्रजातिगत विविधता पर प्रकाश डाली जाए, तो कम से कम आप 70 शब्दों में एक बढ़िया उत्तर लिख सको, ऐसा मुझे आपको तैयार करना है। ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लेक्चर में इतना डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में इन सभी विविधताओं को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मिलूंगा अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम।